नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा बनूड RKS के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस NIA का पेपर फर्स्ट सॉल्व किया था, आज हम सॉल्व करेंगे पेपर सेकंड। ठीक है, 2025 का, जो कि बैच 2023 ने दिया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, सुश्रुत मतानुसार आशयों की संख्या पुरुषों में कितनी है। गाइस बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता कि हमें फटाफट सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आंसर इजीली आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आशयों की संख्या पुरुषों में। जब हम बात करते हैं आशयों की संख्या पुरुषों में, तो आंसर जाता है 7, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। बट अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता स्त्रियों में आचार्य सुश्रुत ने आशय कितने बताए, तो हो जाता +1, यानी कि गर्भाशय, यानी कि टोटल आशय होते हैं 8। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्ध अंजलि प्रमाण किस किस में पाया जाता है। यह अर्ध अंजलि प्रमाण डैश का है। किस किस का है गाइस, देख लेते हैं। शुक्र का, ओज का और मस्तिष्क, तीनों का ही प्रमाण अर्ध अंजलि प्रमाण होता है। तो हमारा आंसर ऑल टिक होगा। अच्छा, हम ये जानते हैं ओज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परोज, एक होता है अपरोज। परोज की याद करने की ट्रिक होती है हट परे। क्या होती है? हट परे। कैसे याद रहेगा? 8 बिंदु परोज का प्रमाण है। हट परे 8 बिंदु परोज का प्रमाण है। और जो हमारा अपरोज होता है, अ से अपर और अ से अर्धंजलि, तो यानी कि अर्धंजलि प्रमाण किसका है? अपरोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन से मर्म आघात से लोहित पूर्ण कोष्ठ हो जाता है एवं का श्वास मृत्यु होती है। देखिए, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बड़ा टॉपिक लेके बैठा है मर्म, ठीक है। मर्म से क्वेश्चन आना डेफिनेटली फिक्स है। अब वो ऑब्जेक्टिव बेस आए, 5 नंबर में आए या 10 नंबर में आए, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तो यानी कि मर्म टॉपिक डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के तैयार कर लीजिएगा। खासतौर पे 24 बैच को बोलना चाहती हूँ जिनके अभी कुछ ही टाइम में एग्जाम आने वाले हैं। मर्म को MTR कर लो। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मर्म के श्लोक होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन होता है और उसके विधि के लक्षण होते हैं। विधि के लक्षण में जैसे आज यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं गाइस। मैंने हमेशा जब याद करवाने की कोशिश की है तो लोहित और रोहित इज अ सिमिलर वर्ड्स। तो लोहित जहाँ पे आएगा, लोहित पूर्ण का श्वास मृत्यु, ये तीनों चारों चीजें आएंगी, तो वहां आंसर जाएगा स्तन रोहित, यानी कि सेकंड। बाकी ऑप्शंस को भी हम सॉल्व करते हैं अगर, तो बाकी ऑप्शन में सबसे पहले आता है अपलाप। अब मुझे इन चारों ऑप्शन के अनुसार मर्म की पोजीशंस आप कमेंट करोगे, ठीक है। देखते हो हम लोगों को कितना आता है। ओके, सबसे पहले आता है अपलाप। जब हम बहुत चिल्लाते हैं, अपलाप याद करने का तरीका है गाइस। जब हम चिल्लाते हैं तो क्या होगा? घाव हो जाएंगे, रक्त, पूय यानी कि पस, ये सब चीजें आ जाएंगी, तो इजीली याद रहेगा। अपलाप में क्या आएगा? रक्तेन पूय भवगति मरणम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है स्तन रोहित, जो कि अभी हमने पढ़ा। फिर आता है स्तन मूल। स्तन मूल में क्या होगा? हम अगर इसको याद करें, स्तन मूल चेस्ट एरिया के पार्ट बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, या फिर हम बोलते हैं कफ जम गया है, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, वो कहाँ पे? थोरेक्स वाले रीजन में, ठीक है। तो यानी कि हम इसको कैसे याद करेंगे? कफ पूर्ण कोष्ठतया मीरियते, किसका लक्षण है? ये लक्षण है स्तन मूल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप स्तंभ। अप स्तंभ, स्तंभ से हम दृढ़ता मानते हैं, एकदम रुक्षता मान सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ सकता है? वात की तरफ हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? वात पूर्ण कोष्ठतया का श्वासाभ्याम, ठीक है। का श्वास तो आ रहा है अप स्तंभ में, बट कहाँ अलग हो गया? लोहित पूर्ण आ गया तो रोहित हो गया, ल से लोहित रोहित, ठीक है। और अगर ये आ जाता है वात पूर्ण कोष्ठता, तो आंसर जाएगा अप स्तंभ। ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शाखा में अवैध शिराएं कितनी होती है गाइस? टोटल अवैध शिराएं होती है 98, ठीक है। अब इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम 3 तरीके से करते हैं, शाखागत, मध्य शरीर और ऊर्ध्वजत्वगत, ठीक है। क्या संख्या रहती है? 16, 32, 50। कैसे याद रखोगे?
पहले 16, फिर 32, फिर 50। 16 दूनी 32 ऐसे करके भी याद कर सकती हो, बट 16, 32, 50 ये कंटिन्यू आना चाहिए। शाखागत, मध्य शरीर और ऊर्ध्वजत, ऊर्ध्वजत रुगत अवैध शिराएं सबसे ज़्यादा है, यानी कि हमें वहाँ पे शिराओं का और ज़्यादा ध्यान रखना है, उनको हमें वेदन नहीं करना। ठीक है, तो वो कितनी बताई हैं? 50 बताई हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? शाखागत अवैध शिराओं की संख्या। क्वेश्चन इजी है, क्या जाएगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धमनी की संख्या डैश है। धमनी, अब इस चारों ऑप्शन को सॉल्व कराऊंगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपके मैक्सिमम टॉपिक क्लियर कराने का मेरा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, धमनी की संख्या होती है 24। क्लियर। अब 40 को भी सॉल्व कर लेते हैं। जब हम ऐसी बात करते हैं कि टोटल मूल शिराएं कितनी होती हैं, टोटल मूल शिराएं होती हैं 40। ठीक है, अब जब इसको क्लासीफाई करते हैं तो कैसे? दोषों के अनुसार, वात, पित्त, कफ और रक्त। प्रत्येक की शिराएं अगर पूछेंगे हम तो हो जाएंगी 10। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ऑप्शन देखें तो 40 यानी कि मूल शिराओं की बात कर रहे हैं। 10 अगर पूछे तो वो कब आएगा? जब प्रत्येक मूल शिरा दोषों के अनुसार पूछें अगर, तो वो 10 होती हैं, वो भी क्लियर। अब 700 क्या होती है? 700 होती हैं टोटल शिराएं। अब मुझे आप आंसर दीजिएगा, स्नायु कितने होते हैं? कितने, क्या मैं पूछना चाहती हूँ गाइस, स्नायु कितने होते हैं? एक मुझे बताइए, स्नायु लिखते कैसे हैं? स्नायु, इसकी लिखावट में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, देखना और अब मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, आचार्य सुश्रुत मतानुसार मेदु वह स्रोतस का मूल डैश होता है। देखो, ये हमसे पूछ रहे हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार मेदु वह के स्रोतस, वो तो हम बताएंगे, प्लस मैं आचार्य चरक के अनुसार भी आपको बता देती हूँ। याद करने की ट्रिक क्या है? चरक की बीवी को मेद है। क्या है? चरक की बीवी, यानी कि वी मेद किसकी? आचार्य चरक। ये एक याद करने की ट्रिक है, मुझे क्षमा कीजिएगा, एक जिससे आप लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके, बस वो ट्राई कर रही हूँ। चरक की बीवी को मेद। अब वी क्या है? वृक्रक और वपावहनम। क्या आएगा? वृक्रक और वपावहनम। ये तो चरक हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आंसर जाएगा वृक्रक और कटी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। एक चीज याद हो गई, कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। जब कटी और वृक्रक वाला आंसर आया तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और जब वृक्रक और वपावहनम आया तो आचार्य चरक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्तवृश्रोतस डैश आचार्य ने कहा है। ओके, देन फिर वही मैं आपको बताऊंगी, 2 आचार्यों ने एक्स्ट्रा श्रोतस बताए हैं। आर्तवृश्रोतस बताया है आचार्य सुश्रुत ने। पहला ऑप्शन क्लियर। हमारे चरक ने 3 श्रोतस अलग बताए हैं, अस्थि, मज्जा, लास्ट वाला श्रोतस जाएगा स्वेद वह श्रोतस। शाबाश। तो क्या हुआ? अस्थि, मज्जा और श्वेद किसने माना है? आचार्य चरक ने, एक्स्ट्रा। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने कौन सा माना है? आर्तव्य श्रोतस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोनरी धमनी इस मायने में अनोखी है कि वह डैश के दौरान भर जाती है। अब इसको समझें। देखो क्या होता है गाइस, कि जब हम ये बात करते हैं कि मोस्टली आर्टरीज जो होती है वो फिल्ड होती है जब हार्ट पंप होता है सिस्टोलिक के टाइम पे। ठीक है, बट कोरोनरी आर्टरी कुछ अलग है। हम एक चीज़ याद रख लें तो हमें दूसरा इजीली याद हो जाएगा। मोस्टली आर्टरीज फिल्ड होती है सिस्टोलिक के समय पे, तो कोरोनरी आर्टरी फिल हो रही है डायस्टोलिक के समय पे। दैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछा है। इजी क्वेश्चन तो कोई भी हल कर लेगा, हार्ड की बात है। तो डायस्टोलिक क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हृदय के दाएं आलिंद कक्ष में विकारात्मक रूप से खुरदरा भाग डैश से प्राप्त होता है, यानी कि ये बोल रहे हैं रफ पार्ट का कारण क्या है, किसका डेरिवेटिव है। देखो क्या होता है, जब हम हार्ट के चैम्बर की बात करते हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। जो एंटीरियर पार्ट होता है उसे कहते हैं एंट्रियम प्रॉपर, और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं साइनस वेनोरम।
एंटीरियर पार्ट में एक डेराइवेड मतलब जिसकी वजह से वो रफ पार्ट यानी कि वो एक पाया जाता है, वो होता है डेराइव्ड फ्रॉम प्रीमेटिव एट्रियम। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में कहीं दिख रहा है प्रीमेटिव एट्रियम? यस, इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, प्रीमेटिव आर्ट्रियल चैम्बर। इसकी वजह से वो रफ पार्ट पाया जाता है। अभी स्मूथ किसकी वजह से है? स्मूथ है साइनस वेनुरसम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पाया जाएगा स्मूथ। अब इसको याद कैसे करेंगे? एस से साइनस और एस से स्मूथ, वो क्लियरली याद हो गया तो दूसरा वाला भी याद हो जाएगा। दो पार्ट होते हैं चैम्बर के, ए एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। किसकी वजह से ये पार्ट होते हैं? इसमें बीच में कोई मसल्स रिज काइंड ऑफ पाया जाता है, वो क्या होता है? सिस्टा टर्मिनालिस। ठीक है, उसकी वजह से ये होता है। मैंने डायग्राम भी यहाँ पे लगाया ताकि आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दाएं फेफड़े की जड़ में डैश होता है। रूट ऑफ राइट लंग कंटेंट, क्या क्या कंटेंट? देखो क्या होता है, जो हम लंग के रूट की बात करते हैं वो हीलियम से शुरू होता है। ठीक है, अब वहाँ से कौन कौन से कंटेंट आते हैं हम वो बात करें। जब हम कंटेंट की बात करते हैं, देखो गाइस, एक तो होती है पल्मोनरी आर्टरी, गॉट इट। दो होती है पल्मोनरी वेन। आर्टरी कितनी? एक। वेन कितनी? दो। ये तक मुझे क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आगे, जब बाइफर्केटेड होती है गाइस ये, तो दो में बाइफर्केटेड होती है, मतलब ये जो पार्ट है हमारा रूट वाला, एक तो होता है एपीएट्रियल ब्रोंकस और दूसरा होता है हाइपोएट्रियल ब्रोंकस। ठीक है, अब जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो हमारा पहला ही ऑप्शन है वाल पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल सही। सेकेंड ऑप्शन एपीएट्रियल एंड हाइपोएट्रियल ब्रोंकस, ये भी सही हो गया। थर्ड ऑप्शन टू पल्मोनरी वेन, ऑल ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेफड़ों की तंत्रिका आपूर्ति यानी कि नर्व सप्लाई ऑफ लंग्स क्या है? देखो, जब हम लंग्स की नर्व सप्लाई की बात करते हैं, हम तीन तरीके से बात कर सकते हैं। एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिंपैथेटिक, तीसरा होता है विसरल एफरेंट। ठीक है, जब पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं गाइस, तो ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक में हमें वेगस नर्व का सप्लाई या वेगस नर्व की इंपॉर्टेंस पता चलती है। दूसरा, इसका जब मैं कारण पूछती हूँ या मैं इसका काम पूछती हूँ तो इसके दो काम होते हैं। एक तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकस, दूसरा होता है वेसोडाइलेशन। ये पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक की जब बात करते हैं तो आता है T2 से लेकर T5 तक थोरेसिक ड्रम। डन। अब ऑप्शन देखें, शायद हमारे यहीं से टॉपिक क्लियर हो जाए। ऑप्शन में ये कह रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, दूसरा वेसोडाइलेशन। पहला ऑप्शन राइट। सेकंड ऑप्शन वेगस नर्व से व्याप्त होता है, डेराइव्ड फ्रॉम वेगस नर्व, ये भी सही हो गया। सेकंड यानी थर्ड ऑप्शन पूछ रहे हैं T2 से T5 डेराइव्ड फ्रॉम स्पाइनल नर्व, ये भी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, उपयुक्त सभी यानी कि हमारा ऑल ऑप्शन राइट। अगर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो फिर चाहे वन वर्ड आए या ऑब्जेक्टिव आए, हर कुछ आपके लिए इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी का इंस्पेक्टर ड्यूडेनम में डैश के ओपनिंग की रक्षा करता है। ऑडी का इंस्पेक्टर ड्यूडेनम में डैश की ओपनिंग की रक्षा करता है। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक को क्लियर करूँ, मैं आपको डायग्राम भी लगा रही हूँ, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। अब ये पूछ रहा है ऑडी का इंस्पेक्टर किसकी रक्षा करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये नहीं कि बाकी इंस्पेक्टर के बारे में बताओ, डायरेक्ट आंसर है इसका। देखो क्या होता है गाइस, जब सिस्टिक डक्ट प्लस नेक्स्ट क्या है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलती हैं तो आगे क्या आती है बाइल डक्ट। देखो डायग्राम में एक बार, ठीक है। नेक्स्ट प्लस बाइल डक्ट में पैंक्रियाटिक डक्ट आ जाती है, फिर ये आगे क्या कहलाती है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस डायग्राम में बहुत ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देती हूँ। यहाँ पे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के जस्ट ऊपर एक इंस्पेक्टर पाया जा रहा है, यानी कि वो इंस्पेक्टर किसकी रक्षा कर रहा है, वो है क्या, वो इंस्पेक्टर है ऑडी का इंस्पेक्टर। वो रक्षा किसकी कर रहा है, ऑप्शन थर्ड हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुश्रुत मतानुसार इंद्रिय उत्पत्ति डैश से होती है। इजी ट्रिक, सारी इंद्रियां मेरी तो बहुत अच्छी हैं। सारी इंद्रियां क्या,
सारी इंद्रियां मेरी तो बहुत अच्छी है। स से क्या हो जाएगा गाइस? स से हो जाएगा सत्व, जिसको हम वैकारिक कहते हैं। र से हो जाएगा रज, जिसको हम तेजस अहंकार कहते हैं। रज तेजस, दोनों में ज आ रहा है तो इजीली आपको याद रह जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ओके। कौन सा मूत्राशय का ट्रू लिगामेंट नहीं है? बहुत ध्यान से देखना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बार बताई थी कि कई बार हम हड़बड़ी में या फिर बोलें एक डर रहता है एग्जाम का, उसकी वजह से हम क्वेश्चन गलत कर पाते हैं। ये हमारी खासियत है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें या नहीं पूछा है। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट लगा रही हूँ, पूरा चार्ट। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए हमारा जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा ऑप्शन इस चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। क्या वो फर्स्ट ऑप्शन है जो चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा? यस, फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी कि लेटरल लिगामेंट मीडियन। गाइस, मीडियन का कोई लेटरल लिगामेंट नहीं होता। मीडियन के लिए सिर्फ अम्बिलिकल लिगामेंट है। ठीक है, और लेटरल और मीडियन लिगामेंट जो होता है वो किसका होता है? वो होता है प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट का। मीडियन और लेटरल दोनों लिगामेंट पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। यहाँ मैंने ट्रू और फॉल लिगामेंट दोनों लगाए हैं ताकि आप इसको नोट कर लें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिगामेंट्स, चाहे वो लीवर के लिगामेंट्स हों, चाहे वो यूट्रस से लिगामेंट हो, ऑर्गन्स में पूछने जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनको ढंग से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहाँ मौजूद होता है? ये रहा आपका डायग्राम। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप मुझे खुद बता दें कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहाँ पे उपस्थित होता है। यस, पेनिस में। इसका आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुश्रुत मतानुसार पंचकला क्या है? देखो, कला की सिंपल ट्रिक है जो कि मैं यहाँ पे आपको लगा रही हूँ। म र म, क्या लिखा है? म र म से पू पी शु, ये ट्रिक है, याद कर लेना। बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा कि तो हमारी कलाएं कितनी होती हैं? 7 कला होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। बहुत जल्दी वो वीडियो देखना, वो वीडियो पूरी कंप्लीट करना, बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मरम से पुपिशु, ये हमारी 7 कलाएं होगी। म रम म से पुपिशु। म से होगी मासधरा, र से हो गई रक्तधरा, म से हो गई मेदधरा। मास, रक्त, मेद, ये टॉपिक क्लियर। ठीक है, अब से क्या? श्लेष्मधरा कला। 4 क्लियर हो गई। अब कितनी बची? बाकी 3। पू पी शु। पू से क्या होगी? पुरुषधरा कला। पी से हो गई पित्तधरा कला और शु से हो गई शुक्रधरा कला। ये टोटल कितनी कला हो गई? 7 कलाएं हो गई। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? 5वें नंबर की कला क्या है? इसी क्रम में याद करना गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 5वें नंबर की कला हम बात करते हैं तो है पुरुषधरा कला। म र म से पू पी शु, तो पू से पुरुषधरा कला। लफ्जों में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, रेट्रोसर मसल्स कहाँ मौजूद होती है? देखो, मैं अगेन एक डायग्राम लगा रही हूँ। अगेन उस डायग्राम से आपको याद आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। अभी तक हमने यूरिनरी ब्लैडर पे देख लिया, हमने यूट्रस से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, तो ये जो है वो खास तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो इन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ के जाना गाइस। यहाँ पे आएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर। डायग्राम से समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, त्वचा के डैश स्तर में कुष्ठ विसर्प रोग का अधिष्ठान होता है। देखो, त्वचा जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरक और सुश्रुत की ट्रिक है। आचार्य चरक के अनुसार जो ट्रिक है वो हम आपको जल्द ही प्रदान करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें गाइस। नोट्स, बुक्स, जितना हमसे बन सकता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस यूट्यूब के उसमें डाल दूंगी और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि नोट्स और सब चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। मैं चरक की ट्रिक भी दूंगी, आचार्य सुश्रुत की ट्रिक हम यहीं पे आपके सामने रखते हैं। देखो, ये रहे हमारे इनके जो त्वचा के नाम है। कितनी बताई थी त्वचा? 7। ठीक है, और ये रही उनसे होने वाली व्याधि। जो हमसे क्वेश्चन पूछा है हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहली त्वचा के बारे में क्या बताया है? अवभासिनी त्वचा।
ट्रिक क्या कह रही है? अवलोही, लोही से क्या हो जाएगा? लोहित त्वचा, अवलोही वे रोमा, अवलोही श्वेता, श्वेता खुद में दो वर्ड है, श्वे से हो गया श्वेता, त से हो गया ताम्रा, ठीक है। वे रोमा, वे से हो गया वेदिनी, रो से हो गया रोहिणी और माँ से हो गया मास धरा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि कुष्ठ और विसर्ग कहाँ होता है। अब रोग की ट्रिक देखें, सी ती, जो ये रोग हैं इनके पहले शब्द का पहला अक्षर लेना है हमें, उन पे निशान कर लें, सी ती च वी कु गर, ठीक है गाइज। यहाँ पे कु के नीचे जस्ट हम वेदिनी करेंगे, बिल्कुल सही। और उसमें कौन कौन से रोग आ रहे हैं? कुष्ठ और विसर्ग। तो इसका आंसर क्या जाएगा? वेदिनी। नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लो, सी ती चवी कुगर तो हमारे रोगों की ट्रिक हो गई, और जो हमारी त्वचा की ट्रिक है वो क्या है? अवलोही श्वेता वे रोमा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करना, और कई लोग तो मुझे जानते भी हैं तो मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोरामेन सीकम डैश में मौजूद होता है। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो फोरामेन सीकम मैंने 2-3 जगह देखा। ये जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फोरामेन सीकम अ पिट ऑन द टंग, टर्मिनल सल्कस भी इसको कहते हैं गाइस, जो कि एपेक्स पे होता है, ठीक है। यहाँ मैं एक डायग्राम लगा रही हूँ, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से दीजिएगा। ये है हमारा फोरामेन सीकम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन टिक होगा। एक जगह और मैंने पढ़ा है, फोरामेन सीकम इज अ प्राइमरी लोकेटेड in the anterior cranial fossa between the frontal bone and the crista galli of the ethmoid bone। ये जो मैं बोल रही हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एक इसकी जगह है, ठीक है। अब आते हैं, मैंने क्या बोला, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट ऑप्शन क्या है? ब्रेन, क्रेनियल के बारे में नहीं बोला है। ऐसा कुछ आता तो हम वो टिक करते, या फिर जीभ नहीं दिया जाता, लेकिन हमें टंग दिया है। इसका ऑप्शन टीचर चाहता था कि हम वो टच करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। इस पेपर में मुझे 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन बहुत लगे, यानी कि आपकी अच्छी परीक्षा ली गई है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें ये बोल रहे हैं पैलेटोग्लोसस को छोड़कर जीभ की सभी मांसपेशियों को डैश तंत्रिका द्वारा आपूर्ति की जाती है। मतलब इन्होंने साफ बोल दिया कि जीभ की आपूर्ति पूछ रहा हूँ मैं, नर्व सप्लाई पूछ रहा हूँ मैं टंग की, बट किसको छोड़ के? पैलेटोग्लोसल को छोड़कर। तो फिर इसका आंसर गाइस जाएगा, पहले ध्यान से दीजिए, जब हम बात करते हैं टंग की नर्व सप्लाई की, तो हमारा आंसर जाता है फुल टंग को नर्व सप्लाई कर रहा है हाइपोग्लोसल, ओके। जब हम पैलेटोग्लोसल की बात करते हैं तो वहां पे नर्व सप्लाई होगी वेगस नर्व द्वारा, तो हमारा आंसर जाएगा वेगस नर्व, ठीक है। दोनों चीज मैंने सॉल्व करा दी। फुल टंग की बात करेंगे तो हाइपोग्लोसल, और अगर हम सिर्फ पैलेटोग्लोसल की बात करेंगे तो इसका आंसर जाएगा वेगस। गाइज यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट, जो कि NIA 2025 का 23 बैच ने जो एग्ज़ाम दिया था उसकी MCQs थे। मेरी आशा रहेगी कि आपको ये पेपर या ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपकी कोई फीडबैक होगी या आपकी कोई ख्वाहिश होगी कि हमें मैम प्लीज़ इस टाइप का दे दीजिए, इस टाइप के नोट्स या इस टाइप के टॉपिक क्लियर कर दीजिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और RKS के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़ें। आपका जुड़ना, आपकी अप्रिशिएशन ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम हर बच्चों तक अपनी अच्छी से अच्छी अचीवमेंट और अच्छी से अच्छी स्टडी पहुंचा सकें। धन्यवाद।